नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो यूपी एएनएम 2022 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज जो है फर्स्ट शिफ्ट का डीबी लगभग कंप्लीट हो चुका है और पूरी अपडेट आपको यहाँ पर विस्तार से वन बाय वन जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके लगने हैं या फिर जितने भी प्रपत्र प्रमाण पत्र आपके लगने हैं सभी को बताएंगे। तो जिनका डीबी हो चुका है आप भी देख लीजिए और जिनका डीबी नहीं हुआ है आपको देखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। एक बार देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होने वाली हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा तब, और वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करिए। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जिनका जाति प्रमाण पत्र पुराना है 5/1/2022 के पहले का है, आपका जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। अब इससे पुराना चाहे कितना भी हो, बहुत पुराना है, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है, तब भी मान्य होगा। जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष का लगाइए। अगर पिता पक्ष का नहीं है, क्योंकि नया तो वो लेंगे नहीं, जैसे अगर आपने नया बनवा लिया हो पिता पक्ष का, वो नहीं ले रहे हैं, पुराना ही लेंगे, 5/1/2022 के पहले का ही लेंगे, पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र लेंगे। लेकिन जिनका पति वाला है और उनकी कास्ट चेंज नहीं हुई है, यानी इंटर कास्ट मैरिज नहीं है, उनका भी ले रहे हैं। और लेने के बाद अभी कुछ बता नहीं रहे क्लियर कि उनको जनरल में काउंट करेंगे या फिर उनको जो है उनकी कैटेगरी में सेलेक्ट किया जाएगा, यानी उनके कैटेगरी में उनकी जो है मेरिट बनेगी। अभी ये क्लियर नहीं किया जा रहा आयोग की तरफ से। लेकिन जिनके पास पिता वाला है ही नहीं, कोई भी पुराना भी नहीं है, ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी नहीं है, तो आप अपने पति वाला ही लगाइएगा। और जिनके पास पिता वाला है, चाहे कितना भी पुराना है, आपका मान्य किया जा रहा है। ये आज की डीबी की अपडेट है। इसके बाद देखिए, एफिडेविट जो है, इसके पहले तो जो छोटी गलतियां थी, कोई नाम वगैरह में सरनेम में मिस्टेक थी, तो उन्होंने वापस भेज दिया था कि आप एफिडेविट लिखवा कर लाइए, ध्यान दीजिएगा, और 12 तारीख को बुलाया था। और अब क्या है, जैसे कोई छोटी गलती है तो वो कह रहे हैं कि जो आपका प्रपत्र है उसको आपने सही से भरा हो। प्रपत्र अगर आपने सही से भरा है, यानी जो चार प्रपत्र है, प्रपत्र 1, प्रपत्र 2, प्रपत्र 3 और 4, उसमें 7 पेजेस हैं टोटल, उसमें कोई डिटेल आप गलत मत भरिएगा। ध्यान रहे, जहाँ पर केवल पति का नाम पूछा है, विवाहित महिला है, वहाँ पे केवल पति का नाम लिखिए। जहाँ पिता और पति दोनों का ऑप्शन दिया हो, अगर आप विवाहित हैं तो आप वहाँ पर पति वाला डिटेल्स भर दीजिए। पता हर जगह 2-2 दिया हुआ है, एक अस्थाई पता दिया है, एक आपका दिया है पत्र व्यवहार का पता। जाति प्रमाण पत्र सबका पिता का ही देना है, तो जब पिता वाला ही एड्रेस भी उस पर पड़ा होगा तो पिता वाला ही पता भर दीजिए उसमें अस्थाई, अपने प्रपत्र में जहाँ पर भरना है। और जिनकी शादी नहीं हुई है वो तो पिता वाला भरेंगे ही। लेकिन मान लीजिए जैसे EWS कैटेगरी है या सामान्य वर्ग की कैंडिडेट है, मान लीजिए उनके डॉक्यूमेंट्स से अपने पति वाले हैं, तो वो क्या करें, तो आप क्या करिए, आप पिता वाला एड्रेस अगर भरना चाहे तो भरिए, लेकिन पति वाला एड्रेस आप भर दीजिएगा एक। बाकी जिनके कुछ डॉक्यूमेंट्स पिता वाले होंगे, जैसे जाति प्रमाण पत्र हो गया, तो फिर आप पिता वाला भी उसमें एड्रेस भर दीजिए, पति वाला भी भर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद देखिए आगे, एफिडेविट वाला हमने बता दिया आपको। और ध्यान दीजिएगा, विशेष करके जो संविदा कर्मी है, जैसे आपको भरना था 3 साल, आपने 3 साल कुछ महीना था, आपने 4 साल भर दिया, 2 साल कुछ महीना आपने 3 साल भर दिया, 1 साल कुछ महीना था आपने 2 साल कंप्लीट भर दिया। तो उनका हमने क्या बताया था पहले आपको कि जैसे पहले जो प्रमाण पत्र अनुभव वाला मांगा गया था उसमें आपको एफिडेविट देना आवश्यक था, लेकिन अभी QR कोड वाला डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र ले रहे हैं, तो हमने आपको बता दिया था कि उसमें आपको एफिडेविट की आवश्यकता नहीं, बाकी आपकी इच्छा है, एफिडेविट की उसमें आवश्यकता नहीं है। और कुमारी श्रीमती, उसमें तो वैसे भी वो गलती नहीं मानी जाती है, तो उसमें आप एफिडेविट तो सोचना भी नहीं है। हाँ, नाम में सरनेम में गलती है, माता या पिता या अपने नाम में गलती है किसी डॉक्यूमेंट्स में, उसके लिए भी अगर आप एफिडेविट नहीं बनवा पाए हो तो आपको परेशान नहीं होना है, बिना एफिडेविट के भी काम हो जा रहा है। लेकिन जो आपने प्रपत्र भरा हो वो प्रपत्र पूरी तरह से सही होना चाहिए, उसमें कोई गलती आप मत करिएगा, कोई भी गलती ना उसमें रहे, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। एब्सेंट भी कुछ लोग हो रहे हैं, चाहे वो किसी कारणवश से, और बाद में डीबी कराना चाहते हो, तो उन सबको मौका मिलना है 18 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में। या फिर जिनमें कुछ गलतियां हैं कोई डॉक्यूमेंट्स की, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि एएनएम रजिस्ट्रेशन का जो एक तो मसला ये है कि 5/1/2022 के पहले का ले रहे थे, 5/1/2022 के बाद का वो बोल रहे थे कि इस पर आयोग निर्णय लेगा, तो आप सभी का मान्य किया जाएगा, आप देख लीजिएगा। मैं आज कह रहा हूँ आप सभी से, जिनका भी एएनएम रजिस्ट्रेशन यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल वाला होना चाहिए, भले ही आपके एएनएम की मार्कशीट सर्टिफिकेट आपने एएनएम कोर्स अदर स्टेट से किया हो, लेकिन यूपी में आपका होना चाहिए रजिस्ट्रेशन, यूपी में।
अगर नहीं होगा तो फिर आपका डीबी कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो जाएगा। और जिनका 5/1/2022 के बाद का भी है तो आपके पास उसका ओरिजिनल होना चाहिए एएनएम सर्टिफिकेट। वेब कॉपी से कोई मतलब नहीं है। एएनएम मार्कशीट, डिप्लोमा और रजिस्ट्रेशन में अगर वेब पेज लिखा आ रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें एएनएम रजिस्ट्रेशन की स्लिप आप लेकर के मत जाइएगा, आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। जो लोग स्लिप लेकर के गए थे, जिनका नहीं आ पाया था, बाद में अप्लाई किए थे, चाहे अदर स्टेट वाले हों चाहे उत्तर प्रदेश वाले हों, क्योंकि जो चीज़ जो जो या तो कहीं से आपको कोई जानकारी गलत मिल जा रही किसी को, क्योंकि हमने तो बहुत पहले आपको बताया था, जब डीबी के नोटिस भी नहीं आए थे, रिजल्ट आपका आया था, तभी हमने बताना स्टार्ट कर दिया था कि सभी लोग एएनएम रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अदर स्टेट वाले हो आप ट्रांसफ़र करवा लीजिए, क्योंकि आपका यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। तो इसमें कुछ लोगों को वापस किया जा रहा है, एफिडेविट की वजह से किसी को वापस नहीं किया जा रहा है। संविदा कर्मी में जो ज़्यादा भर्ती हो वर्ष, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं। जो आपका क्यूआर कोड डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र है उतना ही आपको उसी के आधार पर आपको अंक मिलना है। और जो सामान्य वर्ग के ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी होंगे आपको उसी के अनुसार आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। बाकी जो आरक्षित वर्ग के होंगे उनके जाति प्रमाण पत्र और दोनों में से देखा जाएगा अनुभव में, जिसमें ज़्यादा होगा उसके आधार पर छूट मिलेगी। जो संविदा कर्मी नहीं है उनको देना ही नहीं था अनुभव। यहाँ तक क्लियर है सभी को? एनओसी किसी को नहीं देना था संविदा कर्मी में, हमने आपको कई बार बताया था। जब कहीं लिखा ही नहीं नोटिस में, आप उससे भी समझ जाते। केवल ये लिखा था कि अगर आप स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्तमान में कार्यरत हो, मतलब फॉर्म भरने के टाइम भी अगर आप कार्यरत थे तो आपको देना था एनओसी, अदरवाइज आपको एनओसी नहीं देना था। भले ही आप वर्तमान में भी कार्य कर रहे हो, संविदा कर्मी हो, तभी भी आपको नहीं देना था। अब प्राइवेट को तो वैसे भी नहीं देना होता है। बायोमेट्रिक में जिनके भी स्कैनिंग में कुछ गलतियाँ आ रही हैं तो उनको जो है फिर से शायद उसमें कुछ कहीं नीचे भेज रहे हैं, उसमें कुछ ऐसा भी हो रहा है, उसमें कई फ्लोर ऐसा है। और आप सुने होंगे कि जिनका एएनएम मार्कशीट पे बार कोड क्यूआर कोड नहीं है उनको भी नीचे भेज करके, तो उनके जो डिटेल्स है उसको नेट पे चेक कर रहे थे, उनको भी वेरीफाई किया जा रहा है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और जिनके बायोमेट्रिक में कोई समस्या आ रही है तो उनको भी भेज करके अलग से वेरीफाई किया जा रहा है। किसी के डॉक्यूमेंट्स कहीं अलग अलग कुछ नहीं रख रहे हैं, बाद में सबका एक जगह रखा जा रहा है। कोई गलती अगर है तो तुरंत बता दे रहे हैं, बाकी गलती अगर नहीं है तो आपका डॉक्यूमेंट्स अगर ले लिए हैं और जैसे पहले आप कोई डॉक्यूमेंट्स देने में छूट गया आपका या कोई दिक्कत हुई तो उसके लिए हमने आपको बताया था 18 तारीख को आप सभी जा करके, और आज भी जिनको दोबारा बुलाया गया है 18 तारीख को ही बुलाया गया है, तो आप ज़रूर दे लीजिएगा। हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट्स आपका देने से छूट गया हो, विशेष करके जो चारों प्रपत्र हैं उसमें से तो आपको देने से छूटना ही नहीं है। स्व घोषणा पत्र भी नहीं छूटना चाहिए, अगर छूटा है तो उसको भी आपको दे देना चाहिए। और इसके बाद देखिए एएनएम बार कोड वाला हमने बता दिया आपको कि 2016 से पहले यानी 2015 तक जिनकी मार्कशीट होगी उन पर नहीं होगा बार कोड, तो उससे भी आपको परेशान नहीं होना है, उनका भी वेरीफाई कर लिया जा रहा है नेट पे अलग से। अनुभव प्रमाण पत्र हमने आपको बता ही दिया कि अनुभव प्रमाण पत्र जो है क्यूआर कोड वाला डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, उसकी वजह से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जितना आपका लिखा होगा उतने आपको मिलेंगे, उसमें अंक मिलेंगे। बाकी अगर उसमें आपने फॉर्म में कोई गलती की उसके लिए आपको अलग से एफिडेविट की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा देखिए जो स्नातक या जो अन्य आपके पास एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपकी मर्जी है, लगाइए या ना लगाइए, उससे कोई फर्क आपको पड़ना नहीं है। अधिमानी अर्हता एनसीसी प्रादेशिक जना स्पोर्ट्स वाला है, बीएससी बीए या इसकी वजह से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलना है, वो आपकी मर्जी थी। अगर आप फॉर्म में भरते हैं तो आपको उसको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं। हमने आपसे कहा था केवल आप 10th का 12th का एएनएम का आप सही से भर लीजिएगा, उसकी गलती ना हो। जो अनिवार्य अर्हता है वहाँ पर भी, प्राप्तांकों की विवरण में भी और इंडेक्स कार्ड में भी 3 जगह आपको भरना था, ठीक है। और इसके अलावा विवाहित का हमने बता ही दिया आपको कि जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो आपको पिता वाला ही देना है, तो निवास भी आप पिता वाला भर दीजिए। एक जो पत्र व्यवहार का पता है वर्तमान में आप पति, क्योंकि अब शादी की हो चुकी है तो उसमें आप अपना पति वाला एड्रेस डाल दीजिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और भर्ती वगैरह में देखिए आप जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें कई तरह के, हर भर्ती में होता है कि इसमें कहीं वो पैसा नहीं चल रहा या इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो आप उन सब चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, आप केवल अपने डीबी पर फोकस करिए। और जो प्रपत्र वाला है ना उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने पहले भी आपको बताया इसी वीडियो में, कोई भी आपको दिक्कत लगे, समस्या लगे, वहाँ पर भी वो लोग बताने वाला है, आप उनसे पूछ करके भर लीजिएगा। हमने तो कहा था कोई भी चीज़ अगर आपको न समझ में आए उसको आप छोड़ दीजिएगा, आप वहाँ जा करके उसको भर लीजिएगा। अदर स्टेट में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उनको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा अदर स्टेट के अगर हैं वो, और साथ ही साथ मतलब अदर स्टेट के हों, और अगर अदर स्टेट से केवल अपना पढ़ाई किया हो तो आपका एएनएम यूपी में नर्सिंग काउंसिल में आपका उसमें होना चाहिए रजिस्ट्रेशन, आपका पूरी तरह से वैलिड होगा। जिनका नहीं होगा उनको दिक्कत होगी। तो किसी भी वजह से आपको घबराना नहीं है, एफिडेविट की वजह से, बायोमेट्रिक की वजह से, एएनएम पे बार कोड नहीं है, ठीक है, इन सब चीज़ों से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं। जाति बहुत पुराना है, ईडब्ल्यूएस पति का हो, विवाहित है, अविवाहित हो पिता का, वो चल जाएगा, उसमें कोई कंडीशन नहीं है।
और इसके अलावा सामान्य वर्ग के जो जिनकी एज ज़्यादा है 40 से ज़्यादा है तो आपको फिर वही है कि आपको अपने अनुभव के आधार पर आपको आयु सीमा में छूट मिलेगी। और एएनएम रजिस्ट्रेशन जिनका 5/1/2022 के बाद का है, आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए रजिस्ट्रेशन, तो वो आपका वैलिड किया जाएगा। अभी तक जो जानकारी मिली है मुझे, आपका वैलिड किया जाएगा। बाकी कोशिश चलती रहेगी अभी आगे भी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बाद में अप्लाई भी पहले किया हो लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन ही बाद में आया था। ठीक है, तो ये पूरी अपडेट हो गई। बाकी आगे की कोई भी नई सूचना होती है तो मैं उसको आपको फिर से बताऊंगा वीडियो बना करके, लेकिन आप लोग इस वीडियो को पूरा देखे होंगे और प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहा करिए। धन्यवाद।